हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का सेकेंड लेक्चर करेंगे। और इसमें हम लोग लाइट रिएक्शंस, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, डार्क रिएक्शन है ना, C3 एंड C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन का पार्ट जो है हो सकता है उसमें देखेंगे, है ना। और ना आगे का पोर्शन भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करते हैं, है ना। और जो फोटोसिंथेसिस में जो कॉन्सेप्ट्स है ना, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सारे एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स जो है फोटोसिंथेसिस का पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस जो है सेल के अंदर कहाँ पे होता है, या फिर प्लांट में किस रीजन में आपका फोटोसिंथेसिस, प्लांट का कौन सा ऑर्गन जो है फोटोसिंथेसिस करता है। वुड यू ऑफ कोर्स यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ, है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रीन जो लीफ होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, या कोई भी पार्ट जो ग्रीन है ना। ऑलरेडी हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि सिर्फ ग्रीन पार्ट, इवन लीफ क्यों ना हो, है ना। लीफ जैसे वेरीगेटेड लीफ में देखे थे कि अगर वो वेरीगेटेड लीफ में जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट था, जहाँ जहाँ ग्रीन रीजन था, वहीं वहीं पे स्टार्च बने थे। बाकी जो दूसरे रीजन्स थे, है ना, दूसरे जो कलर के आपका पोर्शन थे वेरीगेटेड लीफ में, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का यानी कि स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो वी कैन से दैट ओनली द पार्ट, है ना, which is green are involved in the photosynthesis, or you can say where chloroplast is present, है ना, the part which contains the chloroplast, है ना, is only involved in the process of photosynthesis. तो यहाँ पे है कि it is, है ना, the green leaf where photosynthesis can take place, और in the chloroplast, और कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, based on what you earlier read in chapter 8, है ना। तो चैप्टर 8 में जो है एक्चुअली हम लोग सेल के बारे में आ, उसमें देखेंगे कि उसमें कैसे जो है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है और वो किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस कराने में जो है हेल्प करता है। यू आर डेफिनेटली राइट, है ना। Photosynthesis does take place in green leaves of the plant, but it does so also in other green part of the plant, है ना। चाहे वो ग्रीन पार्ट अदर देन लीफ क्यों ना हो, अगर वो ग्रीन है तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। जिससे मान लेते हैं कोई यंग, है ना, यंग जो है प्लांट और है ना, ये लीफ आपका ग्रीन है, और मान लेते हैं आपका स्टेम भी ग्रीन है, और आपका लीफ दोनों जो है ग्रीन है। तो फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, है ना, होगा।
अगर स्टेम भी ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका होगा। जैसे आप कैक्टस प्लांट देखेंगे, वहाँ पे जो है स्टेम मॉडिफाई हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो टू रिड्यूस द वाटर लॉस। और स्टेम जो है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। वही कह रहा है, कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर। तो आपका स्टेम में भी हो सकता है अगर वो ग्रीन है तो। You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have large number of chloroplast। हम लोग जो है एनाटॉमी जहाँ पे देखे थे, वहाँ पे मेजोफिल सेल्स है ना, जैसे ये आपका लीफ है और यहाँ पे हम लोग इस तरह से मेजोफिल सेल्स के बारे में देखे थे, है ना, इस तरीके से। तो पहली सेड जो आपका मेजोफिल सेल्स थे, वहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट था, है ना, ऐसे करके एक सेल के अंदर 20 to 40 आपका क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो कह रहा है कि मेसोफिल सेल्स में बहुत सारे आपका क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along the wall of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light, है ना। और ये जो आपका कह रहा है कि यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along the wall of the mesophyll cells। तो जब लाइट अब इंसिडेंट करता है ना, अगर इंटेंसिटी कम है तो फिर वो अ, इस क्लोरोप्लास्ट जो है सेल के वॉल जो होते हैं उसके अलोंग जो है वो अलाइन कर जाता है, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा। अब इसको अगर हम देखें कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लोरोप्लास्ट आपका अलाइंड होता है ना, अलोंग द सेल वॉल। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे। जिससे मान लेते हैं कि ये आपका है ना सेल है, और दूसरा सेल मान लेते हैं आपका ये, और यहाँ पे लाइट है ना पड़ रही है, और एक यहाँ पे लाइट आपका देख सकते हैं। तो यहाँ का जो लाइट का इंटेंसिटी है ना, वो यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी आपका लो है, और यहाँ पर जो लाइट का इंटेंसिटी है वो इधर हाई है ना। यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी आपका लो है, है ना, इस कंडीशन में। तो जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो समथिंग इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, है ना।
क्लोरोप्लास्ट आपको समथिंग ऐसा जो है अलाइन हो जाएंगे। तो अगर लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, है ना, तो ये सेल वॉल हो गया। मान लेते हैं कि ये सेल वॉल है, ये ऐसे करके सेल वॉल है। और क्लोरोप्लास्ट अगर देखा जाए तो ऐसे करके आपका क्लोरोप्लास्ट, है ना, तो ये ऐसे करके देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट है। ये दोनों कैसे पैरेलल है, ये दोनों दोनों जो है आपका ये सेल वॉल जो है और ये आपका क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये अगर देखा जाए तो लगेगा कि दोनों पैरेलल है। दोनों कैसे है, पैरेलल अरेंजमेंट है। और लाइट जो है इसका परपेंडिकुलर है। लाइट अगर देखा जाए ये लाइट है आपका, है ना, तो ये लाइट और का जो इंसिडेंट लाइट है वो, ये आपका लाइट है, तो ये लगभग लगभग 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे, है ना, क्लोरोप्लास्ट का जो अलाइनमेंट होंगे वो और लाइट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये अगर लाइट है, इंसिडेंट लाइट, और इस डायरेक्शन में जो आपका क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट होगा, है ना। अगर इंटेंसिटी लो है तो यहाँ पे लिख सकते हैं लो इंसिडेंट लाइट, तो ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट है इस डायरेक्शन में। और ये पैरेलल टू द सेल वॉल, सेल वॉल के पैरेलल है बट इंसिडेंट लाइट का परपेंडिकुलर। अगर इंटेंसिटी इस केस में अगर हाई है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को एक तरह से लाइट से ज़्यादा इंटेंसिटी है तो वो, है ना, मोर देन सफिशियंट लाइट पड़ रही है तो एक तरह से कहीं न कहीं क्लोरोफिल को बचाने के लिए, है ना, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्लोरोप्लास्ट लाइट से एक तरह से दूर भागना चाहेगा या समथिंग वैसा अलाइनमेंट करे ताकि उस पे कम से कम लाइट पड़े जाए। तो वो क्या होता है, वो ऐसे करके अलाइन हो जाते हैं समथिंग, है ना, समथिंग ऐसे अलाइन हो जाएंगे। समथिंग जो है वो इस तरीके से अलाइनमेंट करेगा। क्लोरोप्लास्ट समथिंग जो है इस तरीके से अलाइनमेंट करता है। तो सेल वॉल जो क्लोरोप्लास्ट का जो अलाइनमेंट है ना, तो वो समथिंग, ये मान लेते हैं कि लाइट का, ये अगर लाइट है ना, ये लाइट है, तो यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है ये, है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये लाइट जो है ना, ऐसे है। और क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट भी जो है समथिंग ऐसा है। लाइट और क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट जो है वो एक तरह से पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये समथिंग ऐसा है ना, ऐसा। अगर इस लाइट की हम बात करें, ऐसे अगर लाइट है ना, ये अगर ये लाइट ऐसे जा रही है और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है तो ये एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया, है ना। तो ये आपका इंसिडेंट लाइट है, हाई इंटेंसिटी लाइट, ये लो इंटेंसिटी
ना, लो इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे हम कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट है, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट है, तो ये यहाँ पे पैरेलल है ना, कैसे है, दोनों कैसे है, पैरेलल है ना। इंसिडेंट लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट जो है समथिंग आपका पैरेलल अरेंजमेंट शो कर रहा है। ये अगर इंसिडेंट लाइट है और ये आपका अलाइनमेंट है, ये ऐसे और ये आपका ऐसे, तो ये दोनों कैसा है, पैरेलल अरेंजमेंट है, सो दैट कि वो अपने आप को, है ना, हाई इंटेंसिटी लाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए वो समथिंग ऐसा अरेंजमेंट कर लेता है। अब है व्हेन डू यू, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि व्हेन डू यू थिंक द chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the cell wall। तो जब लाइट इंटेंसिटी लो रहेगी तो फिर वो, है ना, सेल वॉल की जो है अलोंग जो है वो पैरेलली अलाइंड हो जाएंगे। और जब ये, है ना, जब ये इंसिडेंट लाइट हाई इंटेंसिटी हो जाएंगे तो फिर जो है ये पैरेलली जो है कैसा रहेगा, इंसिडेंट लाइट के पैरेलल रहेगा। और यहाँ पे अगर हम इस लो इंटेंसिटी वाली लाइट कहेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक तरह से, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट वहाँ पे आ सके लो इंटेंसिटी वाले। लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी होगा तो वो लाइट, इंसिडेंट लाइट और क्लोरोप्लास्ट का जो अलाइनमेंट है वो पैरेलल अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखे थे। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, within the chloroplast there is a membranous system consist of grana, है ना, ग्रेना के बारे में हम लोग पढ़े थे, स्ट्रोमा लेमली के बारे में पढ़े थे। हाँ, तो उसको यहाँ पे हम लोग फिगर में देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, द स्ट्रोमा लेमली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ये फिगर आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। ये आपका ग्रेना हो गया, ये क्या हो गया आपका, ग्रेना हो गया। ये जो है आपका एस्ट्रोमा लेमली हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, एस्ट्रोमा लेमली है। उसी तरह ये एस्ट्रोमा लेमली हो गया, ये एस्ट्रोमा लेमली है, ये एस्ट्रोमा लेमली है। और ये फिर से, है ना, ये ग्रेनम है, सिंगुलर ग्रेनम हो जाएगा। ये सब आपका ग्रेनम है, ये सब आपका ग्रेनम है। और मल्टीपल ग्रेनम हो जाएगा तो इसको हम लोग ग्रेना बोल देते हैं। और राइबोसोम्स भी आपका प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर। तो वो सब जो आपके इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एस्ट्रोमा लेमिली, जो दोनों ग्रेना के बीच का जो लेमिली है उसको हम लोग बोल देते हैं एस्ट्रोमा लेमिली। एस्ट्रोमा लेमिली ये हो जाएगा, एस्ट्रोमा लेमिली आपका ये हो जाएगा, है ना, इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो इनर मेम्ब्रेन ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। और ये चूंकि ये आपका क्लोरोप्लास्ट, है ना, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, तो एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन होते हैं और एक इनर मेम्ब्रेन होते हैं। और स्टार्च का ग्रेन्यूल्स यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे स्टार्च का ग्रेन्यूल दिखाया हुआ है, जो, है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन के दौरान, तो वो इस तरह से स्टोर्ड हो जाता है स्टार्च के रूप में। और कुछ लिपिड ड्रॉपलेट भी यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है रहता है एज ए फूड स्टोरेज मटेरियल। और ये पार्ट आपका एस्ट्रोमा, ये पार्ट आपका
है ना, ये सब स्ट्रोमा आपका प्रेजेंट है जो। और ल्यूमेन जो है वो ये सब थैलेक्वाइड है ना, ये सब एक एक करके जो है क्या है आपका थैलेक्वाइड, है ना। स्टैक थैलेक्वाइड हो जाते हैं तब वो ग्रेना का फॉर्मेशन कराता है। उस थैलेक्वाइड में भी समथिंग ऐसा करके रहता है तो ये आपका पार्ट ल्यूमेन हो जाता है ना। थैलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर वाले जो आपका स्पेस है उसको हम लोग बोल देते हैं ल्यूमेन। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे है ना देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन कहाँ पर होता है। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लियर डिवीजन है ना, ऑफ लेबर, यानी कि कौन सा काम किस जगह पर होगा। अब द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है स्पेशली, वहां पर आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, है ना, जो आपको लाइट को कैप्चर करने में काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, है ना, एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। तो मेम्ब्रेन सिस्टम, जैसे ये मान लेते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट है ऐसे करके, और यहाँ पे अगर थाइलेक्वाइड है ना प्रेजेंट है ऐसे करके, ये आपका ल्यूमेन हो गया और ये हो गया थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन और ये आपका हो गया ल्यूमेन, तो दोनों दो जगह पे आपका है ना, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन हो गया और ये हो गया आपका स्ट्रोमा, है ना। स्ट्रोमा में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे क्या होता है ये देखेंगे। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे कह रहा है कि जो है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। यहाँ पे लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ट्रैप लाइट एनर्जी, और क्या बनाता है आपका एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और NADPH का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये चीजें आपको थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे ही सब है ना घटनाएं होती है। फिर जो स्टोमा प्रेजेंट है, ये सब जो स्टोमा आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द इन द स्टोमा द एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज सुगर which is which in turn form the starch। तो स्टोमा से आपका स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। स्टोमा में आपका स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अब आगे है द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, है ना। The former set of reactions, since they are directly light dependent, are called light reaction। तो ये सब जो आपका क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट को ट्रैप कर रहा है, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है आपका, है ना, लाइट रिएक्शन के वजह से हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है फॉर्मर, मतलब ये पहला वाला जो सिस्टम है, और ये आपका ये पहला सिस्टम हो गया थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, और स्ट्रोमा जो है आपका सेकेंड है। तो फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस, चूंकि यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी है ना, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है ये, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है ना, यानी कि लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम 1 2 पहले जो है रिसीव करेगा, फिर वह प्लास्टोक्विनोन के पास भेजेगा,
इलेक्ट्रॉन को। उससे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, फिर वो फाइल प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। इस तरीके से एक एरे ऑफ, है ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे सेट्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं और ये डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है। लाइट की वजह से ये सब चीजें होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका लाइट एनर्जी का ट्रैपिंग हो रही है ना। तो ये आपका लाइट से रिलेटेड हो गया, और ये आपका एटीपी एंड एनएडीपीएच कंपाउंड भी बना रहा है। केमिकल प्रोसेस भी यहाँ पर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को। द लेटर रिएक्शन जिसमें आपका एटीपी एंड लाइट रिएक्शन, यहाँ द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, यानी कि जो स्ट्रोमा वाला स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है वो नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, वो डायरेक्टली लाइट के, है ना, ड्रिवन नहीं है, वो लाइट ड्रिवन नहीं है। यानी कि लाइट नहीं भी रहेगा तो भी वो काम करेगा, अगर उसको एटीपी और एनएडीपीएच, है ना, मिलता रहे तो स्टार्च अपना काम फॉर्मेशन होते रहेगा, है ना, स्ट्रोमा में। अगर वो लाइट, चाहे वो एटीपी या एनएडीपीएच, है ना, कहीं से अगर उसको मिलता रहे, चाहे वो लाइट दे या फिर कोई और दे, तो ये स्टार्च का फॉर्मेशन आपका होते रहेगा। लेकिन ये एटीपी और एनएडीपीएच देता कौन है एक्चुअली? ये लाइट रिएक्शन होने की वजह से ही ये आपका एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्टार्च फॉर्मेशन है वो लाइट पे डिपेंडेंट है, बट नॉट डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली, है ना। ये जो है इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट, ये क्या है? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, है ना। तो इनडायरेक्टली जो है ये आपका डिपेंडेंट है लाइट पे। तो कह रहा नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है आपका एटीपी और एनएडीपीएच उस पे डिपेंडेंट है। हेंस इसीलिए दैट टू डिस्टिंग्विश द लेटर, यानी कि इसलिए जो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन, है ना। एक को लाइट बोल दिया गया तो दूसरे को, है ना, बाय कन्वेंशनली इसको डार्क जो है कह दिया गया। बट, है ना, ये एक मिसनोमर है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि डार्क क्रिएशन है तो ये डार्क में होगा। ये होता है आपका लाइट के प्रेजेंस में ही, है ना, क्योंकि ये लाइट के प्रोडक्ट पे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी, या लाइट जो है आपको देना अगर बंद कर दिया जाए, तो फिर आपका ये डार्क क्रिएशन का जो भी स्टेप्स हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं, वो भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो डार्क रिएक्शन को हम लोग कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को क्या बोले, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से आपका बहुत सारे जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। However, this should not be constructed, है ना, to mean that they occur in the darkness, that they are not light dependent। तो, है ना, इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये, है ना, डार्क में होता है, दे occur in the darkness, और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। नॉट लाइट डिपेंडेंट भी इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आपका, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर के बनाया जा सकता है, या इवन बहुत सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू जैसा भी यहाँ बनाया जा सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व।
इन द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा पिगमेंट आपका इन्वॉल्व है? लुकिंग एट प्लांट्स, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? आपने कभी सोचा कि कोई लीफ जो है डार्क ग्रीन होता है, कोई आपका लाइट ग्रीन होता है, अलग अलग तरह का ग्रीनिश शेड आपको देखने को मिलता है। इवन इन द सेम प्लांट, एक प्लांट के अंदर ही आपका जो ग्रीन लीफ है उसमें आपका अलग अलग शेड का ग्रीन का जो है शेड मिल जाएंगे, यानी कि कोई लाइट है, कोई मीडियम ग्रीन है, कोई डार्क ब्लू ग्रीन है ना, समथिंग ऐसा। तो अलग अलग जो है ग्रीनिश कलर का आपको लीफ मिल जाएगा इवन सेम प्लांट में भी। वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर के लिए हम लोग, है ना, देख सकते हैं बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग, है ना, अ, जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट में उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका लीफ है ना, ये आपका लीफ है, और इसको जो है ना, इसको लीफ का जो आपका एक तरह से एक्सट्रैक्ट है ना, एक्सट्रैक्ट इसको जो है हम लोग बनाएंगे यहाँ से, है ना। और इस एक्सट्रैक्ट को मान लेते हैं कि कोई एक पेपर है, ये मान लेते हैं समथिंग, ये पेपर है, और ये पेपर समथिंग इस तरह का एक, है ना, कोई समथिंग यहाँ पे एक मान लेते हैं कोई ग्लास का इस तरह का कुछ बना हुआ है ना, चीज है ना, पॉट टाइप का। और वहाँ पे हम लोग इसमें मान लेते हैं वाटर वाटर जो है रख दिए ऐसे समथिंग, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट था उसको यहाँ पे इस जगह पे रख दिए, है ना। इस जगह पे एक्सट्रैक्ट को जो है रख दिए, थोड़ा सा पानी से ऊपर लेवल का, मान लेते हैं कि पानी जो है आपका इस लेवल में है ना, पानी का जो है लेवल मान लेते हैं ऐसे करके, है ना, इस लेवल में है। ऐसे, तो ये पानी जो है जैसे ही मूव करेगा आपका, है ना, जैसे ही ये वाटर जो है इधर से इधर मूव करना शुरू करेगा, वाटर जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू इधर जो है आपका मूव करना शुरू करेगा, तो इसमें जो पिगमेंट है वो कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे तो ना, ये पेपर समथिंग अगर हम ऐसे अगर हम बनाएं, है ना, तो ऐसे करके ये सारे जो भी इसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लेते हैं कि कोई येलो, है ना, कलर का पिगमेंट है वो यहाँ आ गया, कोई मान लेते हैं आपका ऑरेंज कलर का पिगमेंट है वो आपका यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं कोई आपका, है ना, इस तरह का एक पिगमेंट है वो यहाँ पर आ गया, और कोई इस तरह का ग्रीन है ना, वो समथिंग ऐसे। तो सारे कलर जो है आपका इसमें सेपरेट हो जाते हैं, है ना, जब ये वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू
है ना, ऊपर जो है ये मूव करेगा तो ये आपका हो जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लोग बोल देते हैं, है ना। पेपर पेपर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी ये वर्ड लिखा हुआ है, तो ये कैसे होता है तो थोड़ा सा उसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए, है ना, कि समथिंग इस तरीके से आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे जो इस यहाँ पे जो कलर था, है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो यहाँ लीफ लीफ को जो है ना, समथिंग इसको इस तरह से जो है, एक तरह से ना, इसमें से जो भी आपका मटेरियल्स है उसको, है ना, एक तरह से जैसे हम लोग पीसना कहते हैं, उसको पीस करके और उसको, है ना, उसमें से जितने भी सारे मेटेरियल लिक्विड्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, और एक्सट्रैक्ट कर ले समथिंग इस तरह से, मान लेते हैं ये लास्ट में इसे निकाल लिए, और यहाँ पे ये आपका एक्सट्रैक्ट जो है आपका, है ना, ऐसे करके इसमें जमा कर लिए, ऐसे करके इसमें जमा कर लिए, ये आपका एक्सट्रैक्ट है। और इसको जो है यहाँ पे हम लोग रख दिए थोड़ा सा, है ना, कुछ ड्रॉप जो है यहाँ पे रख देंगे, तो उसमें जो भी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर मूव करेगा इस पेपर पे, है ना, ये आपका पेपर है ना, ये आपका पेपर है। तो इस पे सारे पिगमेंट्स का जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, है ना। तो अलग अलग जो पिगमेंट थे वो आपका यहाँ पे सेपरेट हो गया, क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि जो एक्चुअली जो ग्रीन दिख रहा है वो एक्चुअली एक ही कलर नहीं है, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स है। ये कैसे पता चलता है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमें पता चलता है। तो ये चीजें हम समझ गए। अब कह रहा है द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स so that the color that we see in the leaves is not due to a single pigment। कह रहा है कि इसमें सिंगल पिगमेंट नहीं होता, बट ड्यू टू फोर पिगमेंट्स, यहाँ पे चार तरह का आपका पिगमेंट्स होता है। तो वो कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए है जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन होते हैं, है ना। क्लोरोफिल ए का कलर कैसा है, ब्राइट एंड ब्लू कलर है। यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा कि क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। फिर है क्रोमेटोग्राम, मतलब हो गया जो आपका ये, है ना, आफ्टर सेपरेशन के बाद जो ये मिला, है ना, इसको ही बोल देते हैं क्रोमेटोग्राम। जैसे आप ईईजी रिकॉर्डिंग करते हैं ब्रेन से, तो इलेक्ट्रो, है ना, इनसे किलोग्राम बोल देते हैं उस रिकॉर्डेड, जो मान लेते हैं कि ये आपका पेपर है ना, ऐसे करके। और यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से, है ना, ईईजी का सिग्नल आपका आया, तो इसको ईईजी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है ईईजी बोल देते हैं। उसी तरीके से ये आपका जो ये ग्राफ मिला, एक तरह से इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटोग्राम, है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो क्लोरोफिल जो बी है वो येलो ग्रीन होते हैं, वो कैसा होता है, येलो ग्रीन। ये याद रखना है, क्लोरोफिल बी का जो कलर कैसा होता है, जेंथोफिल, है ना,
जेंथोफिल जो है आपका यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। जेंथो एक्स के बाद वह वाई आता है, तो जेंथोफिल आपका येलो कलर हो जाएगा। एंड कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो येलो टू येलो रेंज, है ना, येलो टू येलो रेंज ऑरेंज है ना, येलोइस ऑरेंज और येलो के बीच में या इस रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक जो जेंथोफिल है, यहाँ पे इसको इस ग्राफ में जो है शो नहीं किया है, इसमें सिर्फ कैरोटीनॉइड, है ना, और क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए को जो है दिखाया गया है। एक्चुअली कैरोटीनॉइड्स में भी इसी का जो है एक तरह से दो पार्ट हो जाते हैं, एक तरह से बोला जाए तो कैरोटीन हो गया और एक तरह से जेंथोफिल्स है ना। बट यहाँ पे है ना, इसको एक ही, यहाँ पर भी इसको लिखना चाहिए था, जेंथोफिल एक तरह से कैरोटीनॉइड्स ही है, बट फिर भी यहाँ पे इसको सेपरेटली लिखा है, जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, और यहाँ पे आपका कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शंस ऑफ द लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट्स के वजह से वजह जो है आपका है, उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, उसका एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट जो है किस वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा दिखा रहा है, वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो एक तो ये आपका अलग अलग पिगमेंट्स का जो है कौन सा कलर है, वो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, है ना। कॉलम में जो मैचिंग वाला सिस्टम है वैसा करके आपको यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है इसमें ये जो 400 लिखा हुआ है और ये वाइट है ना, एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके बनाया हुआ है, ये लाइन जो है, यही लाइन जो है आपको, ये 400 और ये 700 है ना, 400 500 600 700, यही वेवलेंथ आपका सारे इस ग्राफ के लिए भी वो वेवलेंथ वही यहाँ पर 400 ही होगा, यहाँ पे 500 होगा नैनोमीटर, यहाँ पे 600 नैनोमीटर और यहाँ पे आपका 700 नैनोमीटर। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर भी आपका 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर और 700 जो है नैनोमीटर दिखाया गया। तो कौन कौन सा पिगमेंट का जो एब्जॉर्बेंस है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये क्लोरोफिल बी है, ये वाला आपका क्लोरोफिल बी है, इसका एब्जॉर्बेंस इस रेंज में आपका होगा, इस रेंज में आपका होगा 450 के लगभग नैनोमीटर। और ये जो आपका क्लोरोफिल ए है, वो ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, थोड़ा ब्लूइश ग्रीन है, इसका पीक यहाँ पर है, तो इसको अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे समथिंग जो है यहाँ पे ये दिखेगा, तो ये आपका लगभग 400 है ना, 20 या समथिंग इस रेंज में आपका है। फिर कैरोटीनॉइड्स का देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से दो पीक यहाँ पे आपको दिखेगा, एक जो है वो 440 के रेंज में समथिंग है और एक जो है आपका 460 के लगभग में होगा ये, या 470 समथिंग ऐसा। फिर तो ये जो एब्जॉर्बेंस है आपका अलग अलग एक ही जो है पिगमेंट दो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे पीक हाई दिखा रहा है। अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो एक आपका इस रेंज में भी उसका पीक हाई दिख रहा है, 650 है ना, या 630 के लगभग में, और एक आपका ये क्लोरोफिल जो ए है वो आपको इस रेंज में दिखा रहा है, 600 है ना, 70-80 के रेंज में जो। तो
तो ये तो आपका ग्राफ हो गया एब्जॉर्बेंस का। दूसरा जो ग्राफ है ये दिखाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस ग्राफ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे ज्यादा या कम होता है। तो ये कैसे पता चलता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ मेजर्ड बाय O2 रिलीज। मान लेते हैं कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस करने के दौरान जो है वाटर, है ना, स्प्लिट होते हैं और ऑक्सीजन जो है निकलते हैं। ऑक्सीजन का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, है ना। अगर ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो रिलीज हो रहा है वो यहाँ पे इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा हो रहा है ना। और दूसरा इस रेंज पे सबसे ज्यादा हो रहा है। और ये अगर हम मैच करवाएं, है ना, तो ये था। और इसको क्या किया है कि जो पिगमेंट था, जो ऊपर में हम लोग देखे थे कि एब्जॉर्बेंस किसका सबसे ज्यादा है, उसका पिगमेंट का जो मैचिंग करवाया तो देखा कि जो क्लोरोफिल ए है, ये जो है आपका क्लोरोफिल ए का जो है एब्जॉर्बेंस था, है ना, इस रीजन पे आपका सबसे ज्यादा जो है एब्जॉर्बेंस दिखा रहा था। और इस रीजन में आपका फिर एब्जॉर्बेंस दिखा रहा था, ब्लू वाला रीजन में और रेड वाले रीजन में। और यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस भी आपका, है ना, ज्यादा हो रहा है। ये पीक आपका देखिए, है ना, लगभग मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरोफिल ए और ये आपका फोटोसिंथेसिस वाला है ना। फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये और क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्बेंस है वो ओवरलैप हो रहा है, वो, है ना, एक दूसरे से जो है मैच कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो उसमें क्लोरोफिल ए का जो है बहुत बड़ा, है ना, योगदान है। यानी कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल ए और फोटोसिंथेसिस, है ना, दोनों का पीक जो है एक जैसा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल ए पे डिपेंडेंट है। इस ग्राफ में आपका ये था। इसको थोड़ा देख लेते हैं। लेटस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अलग अलग जो पिगमेंट्स है उसका क्या रोल है। पिगमेंट्स कह रहा है कि आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, है ना, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। पिगमेंट का ये डिफिनेशन हो गया, है ना। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पिगमेंट्स एक सब्सटेंस है जिसके पास लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होता है ऑन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, है ना, रखता है ना, कुछ सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट्स। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट abundant प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो कौन सा पिगमेंट है जो सबसे ज्यादा होगा पूरे वर्ल्ड में। तो स्वाभाविक है क्लोरोफिल जो है पिगमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। लेटेस्ट स्टडी ग्राफ showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light at different wavelength, फिगर 11.38। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें दो जगह जो है आपका लाइट का ऑब्जर्वेंस ज्यादा दिखा रहा था। एक जो है आपका, है ना, यहाँ पर दिखा रहा है क्लोरोफिल ए के द्वारा, और एक आपका यहाँ पे दिखा रहा है, एक ब्लू वाले रीजन में और एक रेड वाले, है ना, वेवलेंथ वाले रीजन में। कह रहा है ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज द विबजियोर। विबजियोर जो है आपका विजिबल जो स्पेक्ट्रम है 400 से 700 के बीच में, वो, है ना, उसमें अलग अलग आपका कलर होता है। एक होता है वी से, है ना, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये आपका, अगर आप व्हाइट लाइट को, है ना, स्प्लिट करेंगे सारे वेवलेंथ को, है ना, रीजन को, 7 कलर में ये
स्प्लिट हो जाते हैं। वो सेवन आपका वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है ना। उसके बाद आपका ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, उसके बाद रेड है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्लू वाले है ना, ब्लू एंड रेड वाले में ज्यादा है ना एब्जॉर्बेंस भी कर रहा है आपका क्लोरोफिल ए, और इसी रीजन में आपका फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है। तो फ्रॉम फिगर 11.3 कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ द लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो किस रीजन में है, तो स्वाभाविक है आपका है ना, ब्लू एंड रेड वाले जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस हो रहा था, और उसी रीजन में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है। तो इफ यस विच वन, तो ये आप बता सकते हैं ब्लू एंड रेड। नाउ लुक एट फिगर 13.3 बी, है ना, 13.3 बी showing the wavelength at which maximum photosynthesis occurs in a plant। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बी वाला फिगर था उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो वो यहाँ पे फिगर जो है आपका 11.3 बी में जो है दिखा रहा है। कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम absorptions by chlorophyll A in the blue and red region है, also show the higher rate of photosynthesis। कह रहा है कि जिस रीजन में आपका एब्जॉर्बेंस ज्यादा है क्लोरोफिल ए का, उसी रीजन में फोटोसिंथेसिस भी आपका ज्यादा है। तो hence we can conclude that the chlorophyll A is the key pigment associated with the photosynthesis, है ना। तो क्लोरोफिल ए एक तरह से देखा जाए, ये आपका चीफ पिगमेंट है ना, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए आपका ये चीफ पिगमेंट है, और ये सबसे ज्यादा पिगमेंट अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए ही जो है मिलता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ले लें, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लें, वहां पर भी क्लोरोफिल ए मिलेगा, है ना। दूसरा पिगमेंट मिले या ना मिले, आप ब्राउन एल्गी ले लें, है ना, तो वहां पे भी क्लोरोफिल ए रहता है, फिर क्लोरोफिल वहाँ सी अलग से रहता है। अब ग्रीन एल्गी ले लें तो वहाँ पे क्लोरोफिल ए भी रहता है और बी भी रहता है, लेकिन ए यहाँ पर भी मिलेगा, है ना। रेड एल्गी ले लें तो वहाँ पर आप भी आपको क्लोरोफिल ए मिलता है ना, और क्लोरोफिल जो है आपका बी मिलता है। बट ए जो है एक तरह से देखा जाए तो कॉमन है, चाहे वो बैक्टीरिया की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, या फिर जो है आपको है ना एल्गी के बारे में बात करें, तो हर जगह आपको क्लोरोफिल ए मिलता ही मिलता है। तो ये चीफ जो है पिगमेंट है, और इसका अमाउंट भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो कैन यू से दैट देयर इज ए कंप्लीट वन टू वन ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो स्पेक्ट्रम है ना, एक्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल ए का जो है वो एकदम मैच कर रहा है, वन टू वन, है ना। ये चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है दीज ग्राफ टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन, है ना। उससे हमें पता चल जाता है ऑफ द स्पेक्ट्रम सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। कुछ फोटोसिंथेसिस आपका है ना दूसरे वाले वेवलेंथ रीजन में भी होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है ना 500 है, ये मान लेते हैं कि ग्रीन वाला है ना। यहाँ भी आपका रेट फोटोसिंथेसिस का जो है यहाँ पे अगर देखें, है ना, फोटो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाकर के आपका जीरो हुआ है ना, वो कम या ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा इस रीजन में है और सबसे ज्यादा इस रीजन में है।
बट बाकी का जो वेवलेंथ है, यहाँ का मान लेते हैं वेवलेंथ है, यहाँ का आपका वेवलेंथ है, यहाँ पे भी कुछ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है धीरे धीरे घट रहा है, बट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा और कम हो रहा है, यहाँ पे सबसे कम फोटोसिंथेसिस का रेट है ना, 550 और 600 के जो बीच वाले जो वेवलेंथ है ना, या फिर इसको ग्रीन वाले रीजन के हैं तो फिर उसके बाद 600 के पास जाएंगे तो वहाँ वेवलेंथ जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो फिर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगा, है ना। और जैसे जैसे आप रेड लाइट की ओर जाएंगे फोटोसिंथेसिस आपका बढ़ते जाएगा, और ये 680 और 700 के बीच में जो है आपका फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। तो वही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस आपका लगभग हर वेवलेंथ पे हो रहा है, लेकिन जो आपका ब्लू है ना, ये वाला आपका, ये ब्लू वाले रीजन दिखा रहा है, और ये वाला आपका रेड वाले रीजन में पीक दिखा रहा है। तो ब्लू और रेड छोड़ करके फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, बट बहुत, है ना, इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो वही चीज यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे, है ना, कि these graphs together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visual spectrum. करेक्ट, सम फोटोसिंथेसिस आपका दूसरे जो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है वहां पर भी होता है, बट कम होता है। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। ये सब कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ना, ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll, है ना। अब यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो मेजर पिगमेंट है, बट अजर कह रहा है क्लोरोफिल बी, xanthophyll and carotenoids which are called accessory pigments also absorb light and transfer the energy to the chlorophyll A, है ना। तो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड carotenoids, ये एसेसरी पिगमेंट्स है। ये कौन सा पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करता है किसको, एनर्जी टू क्लोरोफिल ए के पास जो है वो ट्रांसफर कर देता है फाइनली। इंडीड दे not only enable a wide range of wavelength of incoming light to be utilized for the synthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation। कह रहा है कि जो मान लेते हैं कि ये आपका क्लोरोफिल ए है, मान लेते हैं ये आपका क्लोरोफिल ए है, और बाकी जो है आपका पिगमेंट्स है, बाकी पिगमेंट से मान लेते हैं कि आपका समथिंग कुछ ऐसे करके है ना। तो ये सब क्या करता है, ये सब अलग अलग वेवलेंथ लाइट को, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को मान लेते हैं ये, है ना, ये कैच करेगा ऐसे करके, और ये एनर्जी एक्चुअली लाइट है ये, है ना, ये ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, और फिर ये इसके थ्रू, है ना,
और कुछ जो है डायरेक्ट ये भी ट्रैप करता है, क्लोरोफिल ए, है ना। जैसे 680 है मान लेता है फोटो सिस्टम 2 वाला, तो ये 680 वाला आपका क्लोरोफिल ए जो है उसको कैच करता है। बाकी मान लेते हैं कोई आपका ऐसे करके 600 वाला भी लाइट को कैच किया और ये ऐसे करके ट्रांसफर कर देता है। मान लेते हैं ये आपका 550 नैनोमीटर वाला किया, ये ऐसे करके कैच किया, फिर ये इसको दिया एनर्जी और फिर ये फाइनली क्लोरोफिल ए को दे देता है। तो समथिंग इस तरीके से आपका यहाँ पे काम होता है। और बाकी है ना, ये सब जो है एसेसरी पिगमेंट है। ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्लोरोफिल बी है, यहाँ पे आपका जेंथोफिल है ना। और ये मान लेते हैं, हालांकि जेंथोफिल एक तरह से वाई वाले को मान लेते हैं, ऑरेंज वा येलो वाले को, और ये रेड वाले को मान लेते हैं आपका कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, है ना। तो ये सब आपका तीनों जो है क्या है, एसेसरी पिगमेंट है ना। ये सब आपका एक्सेसरी पिगमेंट है। ये सब क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करता है। ये क्या करता है, एक्सेसरी पिगमेंट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, इसको प्रोटेक्ट करता है। और कह रहा है कि ये दे also not enable a wide range of wavelength। ये कह रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। कौन कौन, कैल्शियम, क्लोरोफिल बी एंड जेंटोफिल। और उस लाइट एनर्जी को फिर फाइनली क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर भी करता है और क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करता है। इससे तो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, इंफॉर्मेशन है। इसको जो है याद रखना है कि जो आपका एसेसरी पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए को बचाता है। इससे बचाता है तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। कौन बचाता है, तो एसेसरी पिगमेंट। कौन बचाता है, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट में कौन कौन आता है आपका, ये इसमें आता है, ये है ना, ये सब एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब जो है कैरोटीन, है ना। ये सब आपका एसेसरी पिगमेंट है। इसको हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंटीना भी बोलते हैं। और ये सब आपको क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से, यानी कि वो केमिकल ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी की वजह से वो डैमेज ना हो जाए, है ना, केमिकली वो मॉडिफाई ना हो जाए, उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। ज़्यादा लाइट होगा तो उसमें चेंजेज आ जाएगा, क्लोरोफिल जो है ए में बदलाव आ जाएंगे, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि वो डैमेज हो जाता है। तो उससे भी जो है एसेसरी पिगमेंट उसको बचाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग देखेंगे, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो इसको नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे जो है। आज यहीं पे इसको स्टॉप